Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss the modern theories of international trade. As we have discussed the traditional theories of international trade in part 1 of international trade theories, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग this video, I would like to tell you that if you want to avail the complete course of paper 1 as well as paper 2 commerce और management में आपको 200 plus video lectures plus complete detailed notes and हर एक टॉपिक का आपको MCQ हम प्रोवाइड करेंगे. So for that you can contact us at the given number or you can visit our website panaceatutor.com. So let's start with a topic that is modern theories of international trade. See, in modern theories of international trade, we will discuss basically the three theories. You can see on your screen that is Hecksher Ohlin theory, product life cycle theory and national competitive advantage theory. So the first one is Hecksher Ohlin theory. See, Hecksher Ohlin theory is also known as factor endowment theory. It was propounded by Hecksher and Ohlin. देखो इसका नाम हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कह देते हैं या फिर हेक्शर ओलिन थ्योरी भी कह देते हैं. ठीक है, हेक्शर एंड ओलिन का टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था. उन्होंने मिलकर ये थ्योरी दी थी. इंटरनेशनल ट्रेड इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के इज इक्वल टू होता है. Now this theory is also known as factor endowment theory. So question comes in our mind that what do you mean by factor endowment? कि factor endowment का मतलब क्या होता है? So when I am talking about factor endowment, basically हम factors of production की बात करते हैं. And 4 types of factors of production होते हैं: land, labor, capital and entrepreneurship. So ये 4 आपके क्या हैं? Factors of production है. एंड इस थ्योरी में हमने बेसिकली क्या आइडिया फॉलो करना है, ये थ्योरी हमें कहती है कि जो फैक्टर आपके पास अबंडेंस में है आप उसको एक्सपोर्ट करो एंड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास स्कार्सिटी में है या कम है उस चीज को आप इंपोर्ट करो. सो दिस वाज अ बेसिक आइडिया बिहाइंड हेक्शर एंड ओलिन थ्योरी एंड इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर किया. अब जब हम थ्योरीज की बात करते हैं तो हर एक थ्योरी की अपनी क्या होती है? असम्पशंस होती है. So now we will discuss the assumptions of Hecksher and Ohlin theory. As you can see on your screen, the first one is there are 2 countries involved. See, यहाँ पर भी जैसे हमने कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में डिस्कस किया था कि 2 कंट्रीज होनी चाहिए. सिमिलरली यहाँ पर भी कितनी कंट्रीज होनी चाहिए? 2 कंट्रीज होनी चाहिए. जैसे हमने एग्जांपल लिया इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, हमने 2 कंट्रीज का यहाँ पर एग्जांपल ले लिया. Now the next assumption is that there should be 2 commodities और 2 products. जैसे कि आप इसमें देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि हमने 2 प्रोडक्ट्स को कंसीडर किया, दैट इज टेक्सटाइल्स एंड मोबाइल फोन्स. तो ये वाली आपकी assumption भी सेम एज इट इज कैसी है जैसे हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में पढ़ा था एंड कंपैरेटिवली कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में स्टडी किया था कि 2 कंट्रीज होनी चाहिए, 2 प्रोडक्ट्स होने चाहिए या फिर कमोडिटीज होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये आपकी एक नई असम्पशन है. अभी तक हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में क्या पढ़ा था कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है दैट इज लेबर. नाउ इन हेक्शर ओलिन थ्योरी वी हैव टू कंसीडर दैट देयर आर 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर एंड कैपिटल एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? एक हिंट मैं आपको बताती हूँ जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं. तो वो हिंट क्या है? दैट इज 2 into 2 into 2. 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, 2 आपकी कमोडिटीज होनी चाहिए एंड 2 आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए. जब हमने बात करी थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की तो वहां हमने इन फैक्टर्स को कैसे याद किया था? 2 into 2 into 1. बट इन हेक्शर ओलिन थ्योरी और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी वी हैव टू कंसीडर 2 into 2 into 2. 2 countries, 2 products and 2 factor of production that is labor and capital. So the next assumption is the countries differ with respect to the availability of the factors of production.
जो भी कंट्रीज होगी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है एंड इंडिया है, तो दोनों क्या होंगे, उनके पास डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। किसी के पास लेबर ज्यादा हो सकता है, किसी के पास कैपिटल ज्यादा हो सकता है। सो यहां पर उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो डिफर करेंगे एक दूसरे से। एंड द नेक्स्ट assumption is, according to this theory, a country specialized in the production of goods that it is particularly suited to produce। यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस थ्योरी का बेसिकली आइडिया क्या है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा है या अबंडेंस में है या जिसमें हम स्पेशलाइज्ड है, उसको हम एक्सपोर्ट करें, एंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास स्कार्सिटी में है या कम है, उस चीज को हम क्या करें, इंपोर्ट करें। एंड द नेक्स्ट assumption is there is a perfect competition in both commodity and factor markets। परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन मींस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। दे सेल द होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, एंड जो भी उनका रेट होता है, जो प्राइस होता है, वो फिक्स होता है। कैसे, कौन फिक्स करता है? उसको इंडस्ट्री फिक्स करती है एंड फर्म्स उनको फॉलो करती है। तो यहां पर एक इसकी एजम्पशन है, जो आपका क्या है, कंपटीशन है, वो कौन सा कंसीडर करना है, यू हैव टू कंसीडर परफेक्ट कंपटीशन। एंड द नेक्स्ट assumption is constant return to scale। देखो, अगर हमने कंसीडर किया परफेक्ट कंपटीशन, तो हम प्राइजेस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हम प्राइजेस को चेंज नहीं कर सकते। तभी करके हर एक फर्म को, हर एक इंडस्ट्री को जो रिटर्न आता है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में हमको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। सो जो आपका डायग्राम है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का है। एंड द नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स। अब देखो, यहां पर जो फैक्टर्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होंगे या नहीं होंगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट दीज फैक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फ्री मोबिल एंड इमोबिल। जो हमारी मोबिलिटी होगी वो विद इन कंट्री फ्री होगी, लेकिन जब हम दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं कि हमारा लेबर दूसरी कंट्री में जा रहा है, हमारे कैपिटल या पैसा दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो वहां पर बिटवीन कंट्रीज की जब बात होगी तो इमोबिलिटी होगी। हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता, लेकिन हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारी कंट्री में विद इन कंट्री जो है वहां पर फ्री मोबिलिटी है। सो तभी करके ये परफेक्ट कंपटीशन भी हो गया, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मोबिलिटी थी लेकिन विद इन कंट्रीज। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन कंट्रीज, सो देयर इज immobility। And the next assumption is there is full employment of resources in both countries and demand are identical in both countries। फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और जो डिमांड होगी दोनों कंट्री में, वेदर दे आर यूनाइटेड नेशंस और इंडिया, दोनों कंट्रीज में जो डिमांड कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। एंड द नेक्स्ट assumption इज ट्रेड इज फ्री। यहां पर कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं है, ना तो टेरिफ बैरियर इंपोज किए जाएंगे, ना आपके नॉन टेरिफ बैरियर को इंपोज किया जाएगा। ठीक है, यहां पर जो ट्रेड है वो क्या है, फ्री है, ट्रेड पे कोई भी बैरियर्स नहीं है। And the next assumption is there are no transportation cost। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर कंसीडर नहीं की जाती। And the next one is, now I have told you this point before also that you can export those goods or those commodities in which you are having abundance। जहां पर आपके पास फैक्टर्स abundance में है, जो फैक्टर्स आपके पास abundance में है या ज्यादा है, उनको आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो। एंड जो फैक्टर्स या रिसोर्सेज आपके पास स्कार्सिटी में है या कम है, उनको आप क्या करो, इंपोर्ट करो। सो ये आपकी क्या थी, एजम्पशंस थी किसकी, हेक्शर ओलिन थ्योरी, और यू कैन से दैट फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। नाउ आई विल डिस्कस दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जिससे आपकी एक इजीली कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमने यहां पर कितनी कंट्रीज कंसीडर करनी थी, 2 कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए इंडिया एंड कंट्री बी यूनाइटेड स्टेट्स हैं। सी नाउ कंट्री ए इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री। हमारे इंडिया में लेबर सस्ता है, तो जो हमारे इंडिया है वो क्या है, बेसिकली लेबर इंटेंसिव कंट्री है। एंड कंट्री बी यूनाइटेड स्टेट्स हैं, दे आर बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। वो आपकी क्या है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। अब आप देख सकते हो एग्जांपल में कि कंट्री ए एंड कंट्री बी क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं।
अगर इंडिया क्या है, कंट्री ए हमने इंडिया को माना था, कंट्री बी हमने यूनाइटेड नेशन को माना था। नाउ कंट्री ए इज अ लेबर इंटेंसिव, तभी करके वो टेक्सटाइल्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और मोबाइल फोन्स को कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास कैपिटल इतना ज्यादा नहीं है। सिमिलरली कंट्री बी जो है उनका लेबर कॉस्टली है, तो वो लेबर इंटेंसिव को कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो जो टेक्सटाइल है वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड जो मोबाइल फोन्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्री ए इज अ लेबर इंटेंसिव एंड कंट्री बी इज अ कैपिटल इंटेंसिव। अब आप देख सकते हो इस एग्जांपल से आपने क्या जाना कि जो हमने क्या पढ़ा था हेक्शर ओलिन थ्योरी में, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, अबंडेंस में है, या जो रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे एंड जो रिसोर्सेज, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कम है हम उनको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सो यू कैन इजीली से दैट कि कंट्री ए जो है वो टेक्सटाइल्स को क्या करेगी, क्योंकि कंट्री ए लेबर इंटेंसिव थी तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को सेल करेगी, दैट वाज टेक्सटाइल्स, एंड मोबाइल फोन्स को वो क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी यूनाइटेड नेशन से या फिर कंट्री बी से। सिमिलरली जो कंट्री बी है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री थी तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगी, मोबाइल फोन्स को वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एंड टेक्सटाइल्स को वो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। So this was the concept of Hecksher Ohlin theory, or you can say that factor endowment theory. Now we will discuss the concept of Leontief paradox. Now what do you mean by Leontief paradox, और इसका कंसेप्ट हम हेक्शर ओलिन या फिर फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के साथ क्यों डिस्कस करते हैं? There is a reason for that. See, Leontief paradox was given by Wesley Leontief in 1973. Found out that US exports were apparently labor intensive and imports capital intensive. अभी तक हमने पढ़ा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव हैं, ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, तभी करके वो कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करता है एंड लेबर गुड्स को या लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करता है। बट लियोंटिफ पैराडॉक्स ने उस बात का अपोज किया। जब इन्होंने एक स्टडी की तो स्टडी में इनको पता लगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है क्या, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, एंड एक्सपोर्ट कर रहा है क्या, लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो इन्होंने अपोज किया या एक उल्टी बात या कह दो अपोजिट बात कही, किससे, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी से या फिर हेक्शर ओलिन थ्योरी से। फाइंडिंग्स वर कॉन्ट्राडिक्टरी टू प्रेडिक्शन ऑफ हेक्शर ओलिन theorem and stimulated enormous amount of empirical and theoretical research on subject. So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लियोंटिफ पैराडॉक्स का बेसिक आइडिया क्या था, लियोंटिफ पैराडॉक्स ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था किस थ्योरी को, लियोंटिफ पैराडॉक्स हैज कॉन्ट्राडिक्टेड द थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय हेक्शर एंड ओलिन, एंड द थ्योरी वाज हेक्शर ओलिन थ्योरी, और you can say that factor endowment theory. So this was the concept, this was the theory of Hecksher Ohlin, and or you can say that factor endowment theory. Now we will move to our next theory, that is product life cycle theory. आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा product life cycle. This is not related to marketing this time. Now this is related to international trade. International trade से आपने relate करना है that what do you mean by product life cycle. Now we will discuss the product life cycle theory, and it was propounded by Raymond Vernon. Product life cycle theory आपकी किसने दी थी, Raymond Vernon ने दी थी। A Harvard Business School professor developed the product life cycle theory in 1960s. It is also known as dynamic competitive theory, and a product life cycle has 3 distinct stages या 3 distinct बातें की थी इन्होंने, प्रोडक्ट जो जिससे प्रोडक्ट जो है इन 3 चीजों से गुजरता है। नो डाउट वी विल डिस्कस द स्टेजेस इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन ऑल्सो, बट बेसिकली जब हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज की हम बात करते हैं। So now you can see the categories of product life cycle theory: stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 1 talks about new product, stage 2 talks about maturing product and stage 3 talks about standardized product. तो ये 3 stages थी जिससे हमारा प्रोडक्ट गो थ्रू होता है। अब ये 3 stages का बेसिकली हम एक आइडिया या उसके पीछे का पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। न्यू प्रोडक्ट मतलब जब आपका प्रोडक्ट न्यू डेवलप हुआ है, ठीक है। मैच्योरिंग प्रोडक्ट जब आपका प्रोडक्ट एक ऐसी स्टेज पर आ गया है जब सब उस प्रोडक्ट को क्या करने लग गए हैं,
यूज करने लग गई हैं, या नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनली आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होता है, या आपके प्रोडक्ट के साथ कस्टमर जो है डील करता है। एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, when I'm talking about standardized product means कि अब आपका प्रोडक्ट कोई दूसरी कंट्री भी प्रोड्यूस कर सकती है। So this was 3 basically categories of product life cycle theory. Now we will discuss the features of product life cycle theory, and the first one is the theory suggests that easily in product life cycle all the parts and labors associated with that product comes from the area in which it was invented. अब यहां पर हम एग्जांपल से समझेंगे इस पॉइंट को। चिली को स्पेन ने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। इन्वेंटर कंट्री कौन सी होगी? स्पेन होगी चिली की। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ? यू कैन सी आफ्टर द प्रोडक्ट्स बिकम अडॉप्टेड एंड यूज्ड इन द वर्ल्ड मार्केट्स, प्रोडक्शन ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब वो प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट आया तो चिली को स्पेन ने प्रोड्यूस किया। अब जब वो मैच्योरिटी स्टेज में आया तो प्रोडक्ट ज्यादातर कंट्रीज उस प्रोडक्ट को क्या करने लगी? अडैप्ट करने लगी। तो सभी कंट्रीज चिली को जो है क्या करने लगे? कंज्यूम करने लगे, मंगवाने लगे स्पेन से। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो था वो स्पेन था, लेकिन अब आपका प्रोडक्ट सारी कंट्रीज यूज कर रही है। जैसे देखो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आपके प्रोडक्ट को यूज कर रही है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है? आपका प्रोडक्ट आपके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जाने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी इन सम सिचुएशन, और कई बारी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि द प्रोडक्ट बिकम्स एन आइटम दैट इज इंपोर्टेड बाय इट्स ओरिजिनल कंट्री ऑफ इन्वेंशन। कई बारी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि जो कंट्री आपकी एक एक्सपोर्टर कंट्री थी वही कंट्री क्या बन जाती है? इंपोर्टर कंट्री बन जाती है, इन द केस ऑफ स्पेन। अब चिली को प्रोड्यूस कर रहा है स्पेन। जब चिली इंडिया में आई, इंडिया को लगा कि मेरा लेबर भी सस्ता है और क्यों ना मेरी लैंड भी फर्टाइल है, व्हाई डोंट आई प्रोड्यूस चिली, ठीक है। तो कंट्री इंडिया ने चिली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही वेरियस कंट्री ने सोचा कि हम वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस क्यों ना करें। तो तब वो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट अपनी ओरिजिन कंट्री, जहां से वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से या इन्वेंटर कंट्री से क्या होने लग गया? शिफ्ट होने लग गया। तो वो क्या है? आपका बेसिकली फीचर है किसका? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। तो समटाइम्स क्या होता है, जो आपकी एक्सपोर्टर कंट्री होती है वही इंपोर्टर कंट्री बन जाती है। अब स्पेन को लगा कि सभी जब चिली को प्रोड्यूस करने लगे, उसकी मोनोपोली और जो वो बेचता था वो नहीं बेच सकता, तो स्पेन ने अपना वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना अच्छा समझा और वो चिली को प्रोड्यूस नहीं, वो चिली को क्या करने लग गया? इंपोर्ट करने लग गया। दैट्स व्हाई इन दिस पॉइंट इट इज रिटन इन सम सिचुएशंस द प्रोडक्ट बिकम्स एन आइटम दैट इज इंपोर्टेड बाय इट्स ओरिजिनल कंट्री ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। सो दिस वाज द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वर्नन ने इस्टेब्लिश किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अ थ्योरी दैट एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन। हर एक प्रोडक्ट का अपना लाइफ स्पैन होता है एंड गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस से उसे गुजरना पड़ता है, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन। एंड वन बाय वन वी विल डिस्कस द स्टेजेस एंड द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज। See, a period before a new product hits and talks shelves and into about it yet to be given to the public. A lot of marketing and promotional activities happen to create buzz about the product at this stage. See, जब मैं बात कर रही हूँ इंट्रोडक्शन स्टेज की, तब हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तब उस टाइम पर हमारा प्रॉफिट लो हो सकता है, लेकिन हमारे को प्रमोशनल और मार्केटिंग एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है वो अभी इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर इतनी नहीं हुई है। So we can say that at this stage profits are low and there are few competitors. When more items of the products are sold, it will enter the next stage automatically. तो यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए हमें मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। Now we will talk about the next stage, that is growth stage. And when I'm talking about growth stage, I can say that overseas demand grows faster for the product. When the demand of the product goes high and increases the popularity and ultimately its sales,
people buy the product and also brings in competitors. So this at times also moves production to other countries, usually on the basis of cost of production. अब ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर क्या होता है कि if you want to attract as many consumer as possible, the company that developed the original product will still increase its promotional spending. यहां पर भी हम अपने प्रोडक्ट, हमारा एक ऐसी स्टेज आ गया जहां प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी हो रही है, हमारा प्रॉफिट्स हाई हो रहा है, लेकिन हम यहां पर भी प्रमोशनल एफर्ट्स को नहीं रोकते. When many potential new customers have bought the product, it will enter the next stage. अब क्या होता है, जब बहुत सारे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लग जाते हैं, तब आपका प्रोडक्ट एक नेक्स्ट स्टेज पे आता है, एंड द नेक्स्ट स्टेज इज मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, इन द मैच्योरिटी स्टेज द प्रोडक्ट इज वाइडली नोन एंड इज बोट बाय मेनी कंज्यूमर्स. अब वो ओवरऑल यूज होने लग गया है इंटरनेशनली, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, और बहुत सारे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं. कंपटीशन आपका इंटेंस हो गया है, एंड अ कंपनी विल डू एनीथिंग टू रिमेन अ स्टेबल मार्केट लीडर. अब हमारी कंपनी का मेन काम क्या होता है यहाँ पर कि अपनी उसी पोजीशन को क्या करना, मेंटेन करके रखना, वही लीडरशिप को या वही लीडर बन के रहने के लिए जो भी प्रमोशनल एफर्ट होते हैं, जो भी इनोवेशंस होती हैं, जो भी अडैप्शन होती है, वो लेके आओ. दिस इज व्हाई द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रिकॉर्ड लो प्राइसेस. अब इस स्टेज पर हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं, हम उनको लो प्राइसेस पर भी जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं. ऑल्सो द कंपनी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज सच एज अडैप्शन और इनोवेशंस टू द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. नाउ फर्दरमोर यू कैन ऑल्सो से दैट कंज्यूमर विल ऑल्सो बी इनकरेज्ड to replace their current product with a new one. There is a fear of decline of the product, and therefore all the stops will be pulled out in order to boost sales. जितना भी हमारे में जोर है वो हम मैच्योरिटी स्टेज में लगा देंगे, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज में हमारे को प्रॉफिट्स मिल रहा है. अब हमें उस चीज को, उस पोजीशन को होल्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, एक लीडर बन के रहना है. तो उसके लिए हमने इनोवेशंस, अडैप्शंस, लो प्राइसेस या जितना भी हम अपने प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हैं, मैच्योरिटी स्टेज पे हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बूस्ट अप करेंगे. The marketing and promotional costs are therefore very high in this stage. Now the last stage comes declining stage, and when I'm talking about declining stage, at some point however the markets become saturated and the product is no longer sold and becomes अनपॉपुलर. ठीक है, नोकिया था, नोकिया एक बहुत अच्छा फोन, मोबाइल फोन माना जाता था, लेकिन वो इनोवेशन और अडैप्शन नहीं कर पाया, तो उसको टेक ओवर कर लिया था माइक्रोमैक्स ने. तो नोकिया धीरे धीरे खत्म हो गया. ठीक है, क्यों खत्म हुआ, क्योंकि वो अडैप्ट नहीं कर पाया उस टेक्नोलॉजी को. ठीक है, एंड एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया कि जहां पर वो एंड्रॉइड का जमाना था, लेकिन वो एंड्रॉइड नहीं ला पाया, तो वो अनपॉपुलर होता गया. ठीक है, अब इस स्टेज पर क्या होता है, बेसिकली दिस स्टेज कैन अकर एज अ नेचुरल रिजल्ट बट कैन ऑल्सो बी स्टिमुलेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. नो डाउट कि आपका जो पुराना प्रोडक्ट था वो खत्म हो गया, लेकिन आप इस स्टेज पे अपना न्यू प्रोडक्ट को लेके आ सकते हो. डिस्पाइट इट्स डिक्लाइन इन सेल्स, कंपनी continue to offer the product as a service to their loyal customers so that they will not be offended. So this was the stage of decline. इस स्टेज में हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट पुराना था वो अनपॉपुलर हो गया और धीरे धीरे मार्केट से जाता गया. We can take an example of Philips here. The Philips light bulb was product that found itself in the maturity stage for decades. कुछ टाइम तक फिलिप्स को लगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पर है. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1891 में एक बल्ब था, फिर उन्होंने ग्रो किया, आगे उन्होंने ग्रो किया, धीरे धीरे वो अपनी टेक्नोलॉजी को बदलता रह गया एंड नया प्रोडक्ट लेके आता रह गया. तो ठीक है, आज भी हम फिलिप्स के प्रोडक्ट जो है यूज करते हैं. So we can say that the duration of each stage depends on demand, production cost and revenues. Low production cost and a high demand will ensure a longer product life. When production costs are high and there is a low demand for the product,
It will not be offered on the market for a long time period and eventually it will be withdrawn from the market with the declining stage. आपको यहाँ पर ग्रो करना है, आपको यहाँ पर कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना, आप खत्म हो जाएगा आपके प्रोडक्ट की, मार्केट में अवेयरनेस खत्म हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे बिल्कुल वैनिश हो जाएगा. So this was all about product life cycle, which was propounded by Raymond Wandel. And last theory we will discuss in this video is national competitive advantage. नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वॉज गिवन बाय माइकल पॉटर एंड इसको हम पॉटर डायमंड मॉडल भी कहते हैं. पॉटर ने डेवलप करी थी ये थ्योरी. पॉटर डेवलप दिस थ्योरी टू आंसर क्वेश्चंस लाइक एक्सप्लेनिंग व्हाई सम नेशंस आर मोर कॉम्पिटेटिव इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, कि कुछ नेशंस जो हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव क्यों हैं. उन क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने अपनी नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी में दिए थे और इस थ्योरी को हम पॉपुलरली कहते हैं पॉटर डायमंड मॉडल. So now we will discuss the factors which was given by Michael Porter. To explain his theory, Porter identified 4 determinants that he linked together. और वो 4 determinant थे, वो कौन कौन से थे? Factor endowment, firm strategy, structures and rivals, demand condition, related and supporting industries. पोर्टर ने हमें कहा कि अगर आपको एक नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करना है, एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करना है, तो उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करेगी? आपके इन चारों एट्रीब्यूट्स पे. जितने ज़्यादा या मोर और ग्रेटर द एट्रीब्यूट द हायर चांस ऑफ सक्सेस. जितने ज़्यादा आपके पास ये एट्रीब्यूट्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी. एंड द फर्स्ट वन इज फैक्टर एंडोमेंट. फैक्टर एंडोमेंट को पोर्टर ने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, बेसिक फैक्टर एंडोमेंट एंड एडवांस फैक्टर एंडोमेंट. When I'm talking about basic factor endowment, you can see natural resources आपका बेसिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कंट्री में ऑलरेडी ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट. क्लाइमेट भी जो है आपके डिफर होते हैं. कई बार कुछ एरियाज क्या होते हैं? सूखे होते हैं, वहाँ पर ड्राई होता है, डेजर्ट होता है जैसे राजस्थान. और कई बार कुछ हिली एरियाज हो गए या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेनी होते हैं. तो क्लाइमेट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड द नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल लोकेशन. ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपका हर एक कंट्री का क्या होता है? डिफरेंट होता है और ये भी एक बेसिक फैक्टर है. एंड द नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक्स. डेमोग्राफिक्स में आपका इनकम, एज, ऑक्यूपेशन, जेंडर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है एंड ये आपका एक बेसिक फैक्टर एंडोमेंट में कंसीडर किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवांस फैक्टर एंडोमेंट. सी बेसिक फैक्टर एंडोमेंट कंट्री के पास होते हैं. एडवांस फैक्टर एंडोमेंट्स क्या होते हैं? आर द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट by people, companies, government and are more likely to lead competitive advantage. ठीक है, अब जिन कंट्रीज के पास बेसिक फैक्टर नहीं होते उन कंट्रीज को कहा जाता है कि वो किस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें. दे शुड इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन एडवांस फैक्टर्स. एडवांस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज एन एडवांस फैक्टर्स. स्किल्ड लेबर्स होने चाहिए. रिसर्च वर्क में हमारा फोकस होना चाहिए. टेक्नोलॉजी होगी आपकी एंड एजुकेशन हो गया आपका. So these are some of the advanced factors. Now when we combine the basic factor plus advanced factors, it leads us to national competitive advantage. जितने ज़्यादा हमारे पास ये एट्रीब्यूट होते हैं उतनी ज़्यादा एक जो कंट्री है वो नेशनल कॉम्पिटेटिव मार्केट में अपनी पोजीशन को बना सकती है. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट वाज फैक्टर एंडोमेंट. ऐसे ही इसके आपके 3 पॉइंट्स और हैं दैट आर डिमांड कंडीशंस, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड राइवल्स, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, और एक और ऐसा जो आपका मेन चीज है दैट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इन सारे पॉइंट्स को या इन सारे एट्रीब्यूट्स को क्या करता है? होल्ड करता है, सपोर्ट करता है. सो रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मिसलेनियस थ्योरीज. कुछ ऐसी थ्योरीज आपकी जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन सीन अंडर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज इन आवर प्रीवियस exams. So if you liked our video, please subscribe our channel Panacea Tutor, and if you want to avail the complete course of paper 1 and paper 2, you can join panaceatutor.com or you can contact us at the given number या फिर आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं. In that you will get the complete video lectures with the detailed notes and
MCQ. We also came up with one new YouTube channel, that is Panacea Bharti. So you can subscribe that channel for various competitive exams like bank, IAS, PCS, SSC and all that. So if you like that video, please subscribe our channel Panacea Tutor, and thanks for watching our video and stay tuned for further notification. Thank you.